हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेडिवल इंडिया के ऊपर। जो यूपीएससी ने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में 2022 से लेकर 2011 तक, उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 2011 से लेकर 2022 तक जो भी मेडिवल इंडिया के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने जो एंशिएंट इंडिया है उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, और अगर आप उसको देखना चाहें तो आराम से उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ वाज ट्रांसलेटेड, ये एक किताब थी जिसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, और इसको किसने किया था? निजामुद्दीन पानीपति ने। तो ये पूछा है किसके शासनकाल के दौरान ये हुआ था, ये पूछा है इसमें किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी किताबें हैं जो आपको अपने बुक में मिलती हैं, किताबों का जिक्र, जैसे कि मेगास्थनीज की बुक थी या फिर कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जो किताबें हैं, लेखक कौन है, लेखक कौन है, उसको ट्रांसलेशन किसने किया, अनुवाद, अनुवाद किसने किया, फिर ये किसके शासनकाल में ये थे, राजवंश का नाम, राजा या फिर राजवंश का नाम आपको पता होना चाहिए। और ये आपको इतने डिटेल आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें आप पीरियड भी जोड़ दें किस काल में हुआ तो और भी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये सारी डिटेल हमें कब पता होनी चाहिए? जब हम किसी किताब का नाम अपने जो तैयारी के दौरान देखें कि हाँ ये किताब है, ये इसने लिखी थी, तो उसके काल के बारे में जान लें, उस किताब के बारे में जान लें, उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, मुख्य बातें ये भी आपको याद रखनी है, उसमें क्या बताया गया है। उसके बाद लेखक के बारे में पता होना चाहिए, अनुवाद उसका किसने किया, किस राजा के कार्यकाल में ये हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब देखिए, एक तरफ है आपको किंग, एक तरफ है डायनेस्टी। तो एक तरफ किंग के नाम में कौन कौन है? ननुक, जयशक्ति, नागभट्ट द्वितीय और भोज। दूसरी तरफ डायनेस्टी के नाम में कौन कौन है? चंदेल, परमार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो इसमें ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से इसमें करेक्टली मैच्ड है, यानी कि यहाँ पर अगर ननु क्या चंदेल का राजवंश के संबंधित थे, या फिर जयशक्ति क्या परमार वंश के थे, या फिर नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार के थे, और क्या भोज राष्ट्रकूट वंश के थे, ये हमें पूछा गया है। हमें ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा जो राजा है वो किस राजवंश का है, ये हमें पता होना चाहिए। उस राजा ने क्या क्या काम किया, क्या काम किया, और भी दूसरी जो मुख्य बातें हैं उसकी, जैसे कि राज्य कहाँ तक था, राज्य कहाँ तक था, कहाँ तक था, ये तो पता होना चाहिए। इसके में इसने अगर कुछ पर्सनल कुछ किया हो, जैसे कोई राजा किताब भी लिखता है जिसे अशोक ने अपने डिस्क्रिप्शन लिखवाए, ये सारी चीजें मुख्य बातों में आ जाती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर पर क्वेश्चन पे। इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम रिफर टू। देखिए, एक टर्म के ऊपर क्वेश्चन है, आपसे बार बार कहता हूँ टर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, कि जो ये टर्म है इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या डिनोट करता है। मैंने एंशिएंट इंडिया की जो लेक्चर थी उसमें आपको बताया था कि उसमें कुल व्याप और द्रोणव्याप, इसके ऊपर पूछा था कि किस चीज को डिनोट करते हैं। उसी तरह से विष्टि, विष्टि किस चीज को डिनोट करती है, ये किस काल में थी। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछी जाती है। और तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कोई भी शब्द आए आपकी किताब में, चाहे वो एंशिएंट इंडिया की किताब हो या फिर मिडिवल इंडिया की किताब हो, आपको उस चीज के बारे में डिटेल में जानना है कि आखिर वो चीज है क्या। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको पता लग रहा है कि क्या यहाँ पर ये क्लॉथिंग से संबंधित है, या फिर ये कॉइन से संबंधित है, या फिर ये क्या ऑर्नामेंट से संबंधित है, या फिर ये विपन से संबंधित है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सी शब्द जो है वो किस चीज का मतलब किस काल में क्या था।
चौथा क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 3 स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ। पहला स्टेटमेंट है, द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द reign ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ था इंडिया पर, वो कब हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्या ये सही है? दूसरा है, ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड डिसीज द सिटी। दूसरे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो अलाउद्दीन का खिलजी जिस समय शासन उसका चल रहा था, तो एक मंगोल ने दिल्ली तक का मार्च किया, यानी दिल्ली तक वो पहुंच गया, उसने सिटी पे कब्जा कर लिया दिल्ली को। तीसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। तो मंगोल को किसने अपने नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था वो हार गए वो, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है, वो मंगोलों को हार गए थे कुछ समय के लिए, टेम्परली। क्या ये सही है? तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें क्या पता चलता है कि मंगोल का आक्रमण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मंगोल आक्रमण कब हुआ, का काल हमें पता होना चाहिए, किस राजा के समय में क्या हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वे नोन एज कुलाहदरन। अब कुलाहदरन ये पूछा कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है उनमें से किसको कुलाहदरन के नाम से जाना जाता है? क्या वो अरब मर्चेंट थे, या फिर कलंदर्स थे, या फिर पर्शियन कैलीग्राफिस्ट थे, या फिर सैयद से? इनमें से किसको जो है वो कुलाहदरन के नाम से भी जाने जाते थे? तो ये भी देखिए, आप इसको ध्यान देंगे तो ये एक टर्म है कुलाहदरन। ठीक है, ये पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है या फिर किसका नाम था। तो उसी चीज को अगर मैंने जो बताया अप्रोच, अगर उसी चीज को फॉलो करेंगे, जैसे कि कोई टर्म आया, ठीक, अब टर्म आया आपको यूनिक जैसा लग रहा है, कुलाहदरन भी यूनिक जैसा है, तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर वो है क्या, है क्या, ये चीज आपको पता होना चाहिए। 2021 के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 2021 का, मिडिवल इंडिया के ऊपर, विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मिडिवल इंडिया के रेफरेंस में नीचे आपको चार जो है टर्म दिए गए हैं, और उनमें असेंडिंग ऑर्डर में उनको साइज के अनुसार सजाना है। यानी कि जो चारों ये जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, इसमें से परगना, सरकार और सूबा, ये तीनों दिए हुए हैं ऑप्शन चारों में, और इनमें से पहले जो छोटा है उससे फिर बड़ा है, जो उससे फिर बड़ा है, उसको आपको अरेंज करके लगाना है। जैसे कि आजकल के समय की हम बात करें तो जैसे गांव है, जिला है और राज्य है। ठीक है, तो इसको कह दिया जाए कि अरेंज करके लगाओ, तो अभी तो फिर ये करेक्ट करेक्ट ये सीक्वेंस में है, लेकिन अगर जिला को इधर करके ऑप्शन में दे दिया जाए या फिर राज्य को इधर करके ऑप्शन में दे दिया जाए, तो फिर लगाना हमारे लिए वो काम हो जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ भी उस समय जो परगना है, सरकार है, सूबा है, चूंकि ये तो आज के नाम है, उस समय के जो नाम थे उसको आपको लगाना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि जो साइज की बात है, जहाँ पर जैसे ये भी एक टर्म ही है, सूबा, सरकार और परगना। ठीक है, ये भी एक टर्म ही है। टर्म मैंने आपको जैसे बताया था, टर्म्स हो तो उसके बारे में आपको है क्या, ये है क्या, ये आपको पता होना चाहिए, और किसके शासनकाल में है तो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, किसके शासनकाल में है, क्योंकि शासनकाल का भी असर पड़ता है। जैसे कि परगना, सरकार, सूबा, ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा, 200 साल बाद यही जो सूबा है वो कभी राज्य का काम करता है तो कभी जिले का काम करता है, यानी कि टर्म्स का अर्थ बदल जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो टर्म में है, किस शासन में काल में जो है वो किस चीज का अर्थ क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से करेक्ट को पूछा है। इस चीज को मैं बार बार ध्यान में दिलाना चाहता हूँ आपको कि करेक्ट इनकरेक्ट आपको ध्यान में देना चाहिए। पहला ऑप्शन है,
निजामत ऑफ अरकोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हैदराबाद स्टेट है उससे निजामत ऑफ अरकोट बना, यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं कि अभी आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना बना, ठीक है, आंध्र से निकल के तेलंगाना बना, बिहार से निकल के झारखंड बना, एमपी से निकल के छत्तीसगढ़ बना। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि हैदराबाद स्टेट से निजामत ऑफ अरकोट बना। दूसरा ऑप्शन है कि मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो उस समय की मैसूर किंगडम है वो विजयनगर एम्पायर से निकल के बनी थी। तीसरा उसी तरीके का स्टेटमेंट है रोहिलखंड रीजन किंगडम जो है वो कैसे बना, वो अहमद शाह दुरानी के जो टेरिटरीज ऑक्युपाइड थे उससे निकल के ये बना, ये पूछा गया है। तो कौन सी जो स्टेट है मिडिवल इंडिया में, या फिर आप बोल सकते हैं एंशिएंट इंडिया में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कि कौन सी जो स्टेट है वो बनी कैसे, ये कैसे बनी, ये आपको पता होना चाहिए। तो पेन इसमें छोटा कर लेता हूँ इसको। कौन सी जो स्टेट है वो कैसे बनी, और का अगर आप विस्तार भी अगर देख लें तो अच्छा होगा। विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला था, उसके मुख्य शासक कौन थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और कौन सा जो स्टेट है किन भागों में टूटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद विजयनगर और ये अहमद शाह दुरानी वाली टेरिटरी है टूट के बनी है, ऐसा इसमें दिया गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर आपको दिखे कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना ऐसे हुई, इस राजा के बगावत के कारण हुई, और इसने चोलों के विरुद्ध ने कुछ किया या फिर पांड्यों के विरुद्ध कुछ किया, तो आपको ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नूनीज द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। देखिए पोर्तुगीज राइटर एक नूनीज की बात यहाँ पर की जा रही है, पुर्तगाल का लेखक था नूनीज, ठीक है, नूनीज, ठीक। और ये कब आया था, विजयनगर एम्पायर को देखने आया था। तो इसमें उसने अपनी किताब लिखी, उसमें ये बोला कि उसमें वुमेन की कंडीशन क्या थी, वुमेन की स्थिति के बारे में, या फिर इसके बारे में कुछ लिखा है वुमेन के बारे में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नूनीज ने लिखा कि वुमेन जो विजयनगर एम्पायर में रह रही थी तो वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थी। यहाँ पर चार ऑप्शन है, रिसलिंग, दूसरा है एस्ट्रोलॉजी, तीसरा है काउंटिंग और चौथा है सूदसिंग। तो ये किन किन चीज़ों में एक्सपर्ट थी ये नूनीज ने लिखा है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि कौन सा जो लेखक है किसके शासनकाल में आया, उसने क्या लिखा, कि किताब कौन सी थी, उसका ट्रांसलेशन किसने किया, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। उसने क्या मुख्य बातें उसने बताई, उसका विवरण जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस किताब में आखिर किसी चीज़ के बारे में क्या लिखा गया है। जैसे भारत की स्थिति के बारे में लिखा गया हो, या फिर किसी राज्य के अंदर महिलाओं की, शूद्रों की, इन सारी की स्थिति जो है, या फिर प्रशासन के बारे में लिखा गया हो, लैंड रेवेन्यू के बारे में लिखा गया हो, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया हो, तो आपको उसकी मुख्य बातें जो है, विवरण जो है, उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है चौथा क्वेश्चन वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ आपको तीन स्टेटमेंट दिख रहे हैं और यहाँ पर फिर से आपको करेक्ट पर ध्यान देना है कि करेक्ट कौन कौन सी है। पहला जो आपको स्टेटमेंट है वो ये है, इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ ख्वारिज्म प्रिंस। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो चंगेज खान है वो इल्तुतमिश के काल में इंडस तक पहुंच गया था, किसके खोज में, ख्वारिज्म प्रिंस की खोज में। यानी कि चंगेज खान इसका पीछा कर रहा था और ये इल्तुतमिश के काल में इंडस नदी तक पहुंच गया था। इंडस नदी मतलब जहाँ से भारत की बॉर्डर इधर शुरू हो जाती है। दूसरा, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान क्रॉस द इंडस। दूसरा ये पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो तैमूर है उसने मुल्तान को ऑक्यूपाई कर लिया और इंडस को क्रॉस कर लिया। चंगेज खान तो यहीं तक रह गया था, मान लिया, ये बोला है इसमें, लेकिन जो तैमूर है वो इस तरफ आ गया था, ये बोला जा रहा है इसके काल में, मोहम्मद बिन तुगलक काल में। तीसरा जो स्टेटमेंट है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराज द्वितीय ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो ये पूछा जा रहा है कि जो वास्को डी गामा है वो आया भारत में, तो वो केरला के कोस्ट पे कब रुका, यानी कि यहाँ पर केरला के कोस्ट पर कब आया, ये किस देवराय द्वितीय के समय में आया। तो क्या स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि देखिए किसके शासनकाल में क्या हो रहा है, ये पूछा जा रहा है इसमें। जैसे कि यहाँ पर इल्तुतमिश का काल यहाँ पर है,
यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक का काल है, यहाँ पर आपको देवराय द्वितीय का काल है। ये पूछा जा रहा है कि इनके शासनकाल में ये घटनाएं हुई या नहीं हुई, ये पूछा जा रहा है। हमें ये इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किसके शासनकाल में क्या सी कौन सी जो घटना है वो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2020 के क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 4 इवेंट दिए गए हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हुए हैं, और ये पूछा गया है इनको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्शाना है, यानी कि पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, और उसके बाद कौन हुआ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, हो सकता है उल्टा लिख दे, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटेस्ट टाइम, तो उल्टा जाना होगा। लेकिन इसमें सही लिखा है कि मतलब पहले पहले जो घटना हो इसको पहले लिखना है, तो उसके बाद जो घटना हो इसको दूसरे नंबर पर रखना है, फिर ऐसे ही चलना है हमें। ठीक है, यहाँ पर आपको पहला जो स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है वो है राइज ऑफ प्रतिहार अंडर किंग भोज। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन प्रथम। तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोल पावर बाय परंतक वन। और चौथा है पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें क्या पता चलता है कि करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आना चाहिए, यानी कौन सी जो घटना है वो किस पीरियड में हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कौन सा जो राजा है कब उसने अपना शासन शुरू किया, शासन जो है वो कब शुरू किया, ये आपको पता होना चाहिए। उसने कोई मंदिर बनवाया, वो कब बनवाया। मंदिरों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर है वो पुराना है, उसके बाद कौन सा पुराना है, ऐसा पूछा जाता है। उसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्शाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। और कौन सा जो राजा है वो किस राजवंश का है, या फिर किस आप बोल सकते हैं एरिया पर उसने शासन किया, किसको हड़पा किसको छोड़ा, ये सारी चीज़ें को पता होना चाहिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डिफाइंस द नेचर ऑफ द हुंडी जनरली रिफर टू द सोर्सेज ऑफ पोस्ट हर्ष पीरियड। अब देखिए हुंडी का ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, टर्म है ये एक, तो ध्यान में आया। मैं अपने आपको बताया था इसी लेक्चर में कि टर्म के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर हुंडी आपको दिख रहा है, इससे पहले भी आपको क्वेश्चन में दिखा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ टर्म के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल सावधान में आना है। और उसके बारे में आप एक अलग से कॉपी बना लीजिए या 2-3 पेज की नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए कि एक तरफ ये टर्म है, जैसे कि यहाँ पर हुंडी लिख देता हूँ, और दूसरी तरफ इसका मतलब क्या है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। एन एडवाइजरी इशूड बाय द किंग टू हिज सबऑर्डिनेट्स, ए डायरी टू बी मेंटेन्ड बाय डेली अकाउंट्स। तीसरा है ए बिल ऑफ एक्सचेंज। और चौथा है एन ऑर्डर फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड टू हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, चलते हैं 2019 के क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल रहा है, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मुगल इंडिया में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या फर्क है। देखिए फिर से आपको ध्यान में, अगर आप एक्टिवली सुन रहे हैं इस लेक्चर को, ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको फिर से पता चलेगा ये भी टर्म के ऊपर क्वेश्चन है। जागीरदार और जमींदार, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपसे 2 मिनट रुकने के लिए कह रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जागीरदार और जमींदार में क्या फर्क है, आप बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो बिना किसी संकोच के आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जागीरदार और जमींदार के बीच में फर्क यहाँ पर पूछा गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, जागीरदार वेयर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, whereas जमींदार वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। यहाँ पर देखिए जागीरदार की क्या पावर थी और जमींदार की क्या पावर थी, इसके ऊपर क्वेश्चन है। दूसरा है लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जागीरदार वेयर नॉट हेरिडेटरी। जैसे ये पूछा गया है, जो लैंड असाइनमेंट थी जागीरदार और जमींदार दोनों को मिलती थी, उसमें किसकी हेरिडेटरी थी और किसकी हेरिडेटरी नहीं थी, इसके ऊपर क्वेश्चन। तो मैंने आपको जैसे बताया जागीरदार और जमींदार दो टर्म है, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर जो भी किताब में दिखे तो उसको नोट कर लीजिए कि हाँ जागीरदार एक तरफ लिख लीजिए, या फिर वो जो नोटबुक आपने बनाई है ना उसमें भी आप लिख सकते हैं, पहला नंबर पर जागीरदार लिख दीजिए, यहीं पर जमींदार भी आ गया तो जमींदार भी लिख दीजिए, और उसके सामने इसकी मुख्य मुख्य बातें 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए, और इसकी मुख्य मुख्य बातें 1 2 3 ऐसे लिख दीजिए, आपको दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। बिल्डिंग कल्याण मंडपास, ये देखिए कल्याण मंडपास वॉज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। अब देखिए कल्याण मंडप जो फीचर है वो टेम्पल आर्किटेक्चर या फिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन का एक फीचर है, यानी कि मंदिर बनाने की कला है, में इसका उपयोग किया जाता है।
मंदिर का एक फीचर है, जब मंदिर हम बना रहे हो तो किसी एक राजा ने कल्याण मंडप भी बनाए, मंदिर बनाने में इसको जोड़ा, तो जोड़ा तो कल्याण मंडप वाले फीचर को मंदिर में जोड़ा, कल्याण मंडप। ठीक है, ये पूछा है कि किस राजवंश ने इसको किया। पहला ऑप्शन चालुक्य, दूसरा है चंदेल, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है विजयनगर अंपायर। तो ये पूछा है कि इसमें किस राजा ने ये चीज की। तो मैंने आपको जैसे बताया था किस राजवंश में कौन सी मंदिर बन रही है और उसमें कौन से जो राजवंश है वो किस धर्म का पालन करते हैं, किस धर्म का पालन करते हैं, उनकी मुख्य बनाई हुई मंदिरें, मुख्य मंदिरें उसकी, और कहाँ पे ये स्थान है, मंदिरों का जो प्लेस है वो कहाँ पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ये मंदिर है जो यहाँ पे स्थित है या फिर ये मंदिर जो है यहाँ पे स्थित है, इसके ऊपर मैच करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और कल्याण मंडप भी अगर एक तरह से देखें तो ये भी एक टर्म है, कल्याण मंडप। अब आपको दिमाग में आना चाहिए कल्याण मंडप है क्या, तो इसमें भी आपको जोड़ लेना चाहिए कि यहाँ पर वो जो बुक आपने बनाई है इसका लिख दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए कल्याण मंडप और यहाँ पर आप दूसरी तरफ लिख दीजिए कि ये इसकी मुख्य मुख्य बातें, ये इसके शासनकाल में शुरू हुआ, मुख्य फीचर ये है, इसकी बनाई गई मुख्य मंदिरें ये है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिख रहे हैं, शायद अगले पेज पर और भी हो। पहला स्टेटमेंट क्या है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमिल। आपको कुछ पता चला, मैं नहीं जानता आपको पता चल रहा है कि नहीं, अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए आमिल, मेरा तो दिमाग अब इस तरफ काम करने लगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो गई इस चीज़ की कि अगर कोई भी टर्म दिखता है तो मैं तुरंत उस पर मेरा ध्यान चला जाता है। आपको भी ये अप्रोच जरूर डेवलप करनी चाहिए। देखिए, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत के रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि उसमें रेवेन्यू कलेक्शन की जो बागडोर है वो उसका इंचार्ज जो है वो कौन था, क्या आमिल बुलाया था, तो ये पूछा गया है। दूसरा है, द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर बोला जा रहा है जो दिल्ली के सुल्तानों ने जो इक्ता सिस्टम चलाया वो भारत में पहले से ही एक पुरानी जो व्यवस्था थी उसी का एक तरीके से बोल सकते हैं, वो पहले से थी भारत में, उसको सिर्फ एक तरीके से इन्होंने बहुत जोर तरीके से लागू किया और ये कोई नया सिस्टम इन्होंने नहीं लाया, ये पूछा गया है। तो इक्ता सिस्टम भी एक तरीके से टर्म है, एकता, जमींदारी, मनसबदारी, ये सारे टर्म है, उसका आपको फीचर पता होना चाहिए, किस शासनकाल में लागू हुए, वो किस चीज को डिनोट करते हैं, उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन भी स्टेटमेंट भी है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द reign of खलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली। मीर बख्शी भी देखिए यहाँ पर एक टर्म है। ये पूछा है कि मीर बख्शी का जो ऑफिस है वो कब से शुरू हुआ, दिल्ली के जब खलजी सुल्तानों का शासन शुरू हुआ तब से शुरू हुआ। तो किस राजवंश के दौरान कौन सी जो उसकी मुख्य बातें मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में, किस राजा के टाइम में क्या चीज शुरू हो रही है, जैसे कि अकबर के टाइम में मनसबदारी शुरू हुई, इल्तुतमिश के काल में वो इक्ता सिस्टम शुरू हुई, और किस राजा के समय में कौन सा जो पद है उसका जो मेन नाम है वो क्या है, जैसे कि रेवेन्यू इंचार्ज का नाम क्या है, यहाँ पर क्या वो आमिल है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हो सकता है आमिल हो नहीं भी हो, आपको ये कंफर्म करना है अपनी किताब में। ठीक है, जैसे कि आपने अशोक के काल में भी देखा था कि वहाँ पर बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज थे वहाँ पर भी एग्जिस्ट करते थे, वहाँ भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे, तो उनके नाम है और उनका क्या काम है ये भी आपको एक तरफ नोट करके उसको रिवाइज करके उसको क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, ये पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, पहला है सेंट निम्बार्क वाज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ अकबर। यहाँ पर पूछा है कि जो अकबर का जो समकालीन था वो क्या वो संत निम्बार्क थे। दूसरा है संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो संत कबीर थे वो शेख अहमद सरहिंदी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो देखिए पूछा गया है कि किस चीज के ऊपर क्वेश्चन है, पीरियड के ऊपर क्वेश्चन है। अगर पहला स्टेटमेंट को ध्यान दें तो ये पीरियड के ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर आपको अकबर का काल पता हो कि अकबर कब से कब तक हुआ, यानी कि इसका जन्म कब हुआ और इसकी मृत्यु कब हुई, ये साल आपको पता हो, और साथ साथ आपको संत निम्बार्क के बारे में भी यही जानकारी हो,
सेम, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देख के हमें ये पता चलता है कि इसका प्रभाव किसके ऊपर था, या फिर आप बोल सकते गुरु कौन था किसी का, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि संत कबीर थे, वो इससे प्रभावित हैं, या फिर इनके गुरु कौन थे, ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि छत्रपति शिवाजी है, उनके भी कोई गुरु थे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। संतों का नाम है तो उनसे उनका तो पहले आपको जन्म आपको और मृत्यु वाला पता होना चाहिए, उनकी शिक्षाएं क्या थी वो पता होना चाहिए, और वो किसके शासनकाल में थे, या फिर अगर वो किसी राजा से मिले तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उनके गुरु कौन थे ये आपको पता होना चाहिए, उनके भक्त कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू मियां तानसेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मियां तानसेन, तानसेन का नाम आपने सुना होगा, हम आज तक सुनते हैं, तानसेन जैसा गाता है, ऐसा कुछ आपने सुना होगा एग्जाम्पल अपने आस पड़ोस में कहते लोग को। ठीक है, तो मियां तानसेन के ऊपर ये क्वेश्चन है, और पूछा है कि तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर। दूसरा है तानसेन कंपोज्ड ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। तीसरा है तानसेन कंपोज्ड सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन्स। चौथा है तानसेन इन्वेंटेड मेनी राग्स। तो मैंने जैसे आपको बताया, जो महान व्यक्ति वगैरह हैं जिनका नाम आपको किताबों में मिलता है, जैसे कि कालिदास, तुलसीदास, ये देखिए अलग अलग फील्ड से हैं ये लोग। चाणक्य अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है। आर्यभट्ट, ठीक है, तानसेन, बीरबल, ठीक है, बीरबल, ये इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, और इनका अगर किताबों में आपका नाम मिल रहा है, उनके बारे में दो चार जानकारी मिल रही है, तो वो आपको अच्छे से नोट करके उसको रिवाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले तो कि तानसेन का जो टाइटल था वो एम्परर अकबर ने दिया था, तो इसी तरीके का अगर किसी को राजा ने किसी कवि को, या फिर किसी कवि ने किसी राजा को कोई टाइटल दिया तो वो आपको पता होना चाहिए। तानसेन कंपोज ध्रुपद, तो तानसेन ने क्या ध्रुपद कंपोज की हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस के ऊपर, यानी तानसेन ने क्या काम किया इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, तो इन लोगों ने क्या काम किया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पेट्रॉन्स, ये भी वही चीज है। तानसेन इन्वेंटेड मेनी राग्स, तो उसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। छठा नंबर जो क्वेश्चन है वहां पर ये है, Who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to album and individual portrait? यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि मुगल एम्परर में कौन से जो मुगल शासक थे, उन्होंने अपना जो जोर है या फिर उन्होंने किस चीज को बढ़ावा दिया, इन एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट को बढ़ावा दिया, और किस चीज को छोड़ा, ये इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट वाले चलन को छोड़ दिया, और ये नया फैशन इन्होंने अपनाया। ठीक है, पहला है हुमायूं, अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है शाहजहां। तो इनमें से कौन है जो इन्होंने ये काम किया, ये पैटर्न अपनाया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया इस राजा की क्या मुख्य की जो बातें हैं, राजा की मुख्य बातें या फिर उसके क्या योगदान है के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर योगदान, ठीक है, के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 क्वेश्चन में चलते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स इलाबोरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड माइंस ऑफ इंडिया। देखिए ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जो फॉरेन ट्रैवलर था, आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे यात्री आए, बाहर से आए, जैसे हुएन सांग है, फायान है, ये चाइना से आए। उसके बाद आप इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, अलबरूनी का नाम सुना होगा आपने, ये और नुनी अभी हमने डिस्कस ही किया, ये सारे बाहर से आए थे। तो यही पूछा है कि इनमें से जो कौन से जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे, उन्होंने इंडिया के डायमंड्स यानी इंडिया में जो हीरे पाए जाते हैं उनके बारे में बात की, और इंडिया के जो डायमंड माइन है यानी जहाँ से हीरे निकाले जा रहे थे उनके बारे में बात की। पहला है ऑप्शन फ्रांस फ्रांकोइस बर्नियर, दूसरा है जीन बेस्टिटे ट्रेवेनियर, और तीसरा है जीन दे थेवेनॉट, और चौथा है आपे बर्थेलेमी कैरे। ये चार नाम आपको दिए गए और इनमें से पूछा है कि इन्होंने किस चीज का विवरण दिया। तो नूनी वाले में जैसे हमने डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से इसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि इनमें से किसने क्या योगदान दिया या क्या लिखा, विवरण, इसमें भी विवरण वुमेन के कंडीशन के बारे में लिखा गया था। मुनीज ने वुमेन किस चीज में एक्सपर्ट है ये पूछा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये पूछा गया है कि इन्होंने इनमें से किसने जो है अपने विवरण में ये लिखा है
कि इंडिया में जो हीरे पाए जाते हैं उनके बारे में लिखा है और इनके खदानों के बारे में लिखा है। ठीक है, उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, यह पूछा है कि कौन से इसमें करेक्ट है। मैं तो यही जाता हूँ, पहले करेक्ट इनकरेक्ट देखता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ता हूँ स्टेटमेंट को। पहला है व्हाइट मार्बल वाज यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो व्हाइट मार्बल है उसका उपयोग किया गया था किसको बनाने में, बुलंद दरवाजा को बनाने में, और साथ साथ फतेहपुर सीकरी में जो खानका है उसको भी बनाने में। ये दोनों चीजें फतेहपुर सीकरी में पड़ती हैं। तो ये पूछा है कि इन दोनों जो फतेहपुर सीकरी में पड़ती हैं, बुलंद दरवाजा और खानका, उनको बनाने में व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। क्या ये सही है? दूसरा है रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वेयर यूज्ड इन रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वेयर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एट रूमी दरवाजा एट लखनऊ। अब लखनऊ में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, ये लखनऊ में पाई जाती हैं, बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा। ये पूछा है कि इनको बनाने में किस चीज का उपयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आया, इसको मैं बताने की मुझे नहीं लगता था जरूरत है। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है कि कौन सा जो हमारा जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर जो है वो किस चीज से बना है, ये इससे हमें सीखने को मिलता है। ये हमको ध्यान में रखना है, किस चीज से बना है। ठीक है, और साथ ही साथ किसने बनवाया, किसने बनवाया और कितने लोगों ने तो इसको मतलब उसमें मॉडिफिकेशन भी करवाया। यानी कि जैसे कि कुतुब मीनार के बारे में बोला जाता है कि उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और उसको फिर आगे जाके फिर इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि किस आर्किटेक्चर में क्या कब उसमें उसको सबसे पहले किसने बनाया, उसको फिर किसने मॉडिफाई किया और वो किस चीज़ से बना है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें जो मुख्य बातें हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कहीं पर आयतें लिखी गई हैं, कहीं पर कुछ विशेष बातें पाई गई हैं, कहीं पर कोई ज्योमेट्री के लिए बनाया गया था, कोई खगोलीय विज्ञान को देखते हुए बनाया गया था। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 2017 का क्वेश्चन शुरुआत हो चुकी है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतीय किंगडम। अब ये पूछा है कि जो काकतीय किंगडम है उनमें से काकतीय किंगडम में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था, वो कौन था। तो काकतीय किंगडम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और काकतीय किंगडम में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा जो था उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था। पहला है काकीनाडा, मोटूपल्ली, दूसरा मछलीपट्टनम और तीसरा नेल्लूरू। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हमें काकतीय डायनेस्टी के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका जो सीमा था वो कहाँ से कहाँ तक था। मैथ में आपको कम से कम पता होना चाहिए इस चीज़ को। अगर आपकी किताब में नहीं दिया गया तो आप उसको गूगल करके एक बार उसका आइडिया ले लें कि हाँ ये भारत का मान लिया मैप है, तो यहाँ पर काकतीय डायनेस्टी मान लिया यहाँ पर पाया गया है, तो ये समुद्र से लगता है कि नहीं है, या फिर कहीं पर यहाँ पर पाया गया है या फिर यहाँ पाया गया है। तो अगर यहाँ पर बात हो रही है सी पोर्ट की, तो डेफिनेटली ये इसी एरिया में कहीं पर पाया जाता होगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता लगना है कि कौन सा जो शासन काल में कौन सा जो व्यापार का मुख्य केंद्र था। सिर्फ समुद्र की बात नहीं हो रही है, आप कहीं का भी बात करें, इंटरनल में भी बात करें कि इस समय में इस किंगडम के अंतर्गत जो मुख्य शहर थे वो ये थे, क्या वो मदुरई था, या फिर गंगाई कोट्टुलपुरम जो है वो क्यों फेमस है, या फिर किसी किंगडम की राजधानी कौन सी है, किस जो किंगडम है उसने अपनी राजधानी बदली। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्यापार के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, किस चीजों का व्यापार होता है, ये सारे आपको सब बातें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 2016 का क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेवराय द रूलर ऑफ विजयनगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए कृष्णदेवराय जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा रिनोन्ड एक तरीके से बोल सकते हैं राजा रहे हैं भारत के अंदर, जो कि एम्पायर के राजा, और उनके टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, और इसमें करेक्ट इनकरेक्ट आप देख लीजिए। ये देखिए करेक्ट पूछा, पहला स्टेटमेंट है द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। दूसरा है प्राइवेट ओनर्स ऑफ वर्कशॉप्स पेड एंड इंडस्ट्रीज टैक्स। देखिए अब टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर सवाल है तो टैक्सेशन सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रशासन कैसे काम कर रहा है, उसमें कौन कौन से मुख्य पदों पर कौन से जो अधिकारी बैठते हैं उसके नाम पता होना चाहिए, वहाँ पर कौन सी प्रथा लागू है,
और वुमेन की कंडीशन क्या है, आपको शूद्रों की कंडीशन क्या है, ये बातें पता होना चाहिए। वहाँ पर प्रशासन कैसे काम कर रहा है, वहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको इसी वीडियो में बताई हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम सिर्फ कृष्णदेव राय के बारे में पूछा गया है, हो सकता है अगली बार आपको अकबर के बारे में पूछ लिया जाए, औरंगजेब के बारे में पूछ लिया जाए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये खासकर या फिर उन राजाओं पर ध्यान देते हैं पीएससी इसमें, या तो वो स्टेट बहुत समृद्ध हो या फिर कुछ नया इंट्रोड्यूस हो, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, बंजारा ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेरी जनरली। देखिए आपको इससे कुछ याद आया, ये एक टर्म है बंजारा, गाने तो आपने बहुत सुने होंगे बॉलीवुड में बंजारा के ऊपर। तो बंजारा यहाँ पर एक टर्म है, पूछा है मिडिवल पीरियड के अंतर्गत बंजारा का जो मतलब है वो क्या है। क्या वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, या फिर वॉरियर्स थे, या फिर वो वीवर्स थे, या फिर वो ट्रेडर्स थे। इसके ऊपर क्वेश्चन है बंजारा के ऊपर। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था वही चीज़ आप बताऊंगा, कोई भी चीज़ आए उसके बारे में आपको इधर लिख लेना है और इधर आपको उसका डिटेल लिख लेना है कि ये चीज़ है क्या, इसके बारे में आपको, इस अप्रोच के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया द टर्म घट्टा refers to, मिडिवल हिस्ट्री को देखें, ये बोला जा रहा है द टर्म अराघट्टा रिफर्स टू। फिर से टर्म के ऊपर सवाल, मैंने इस वीडियो लेक्चर में, इसी वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ, तो लगभग लगभग मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ टर्म के ऊपर है, सिर्फ टर्म के ऊपर, इकलौता जो टर्म है इसके ऊपर ये क्वेश्चन इतने सारे पूछ गए हैं। जैसे अराघट्टा का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात हो रही है मिडिवल इंडिया में। पहला है क्या, ये बॉन्डेड लेबर था। दूसरा है लैंड ग्रांट्स मेड टू मिलिट्री ऑफिसर्स। तीसरा है वाटर वेल यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। चौथा है वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2015 के क्वेश्चन पे। पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, और पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया, कि बाबर इंडिया में आया तो उसके आने से, ठीक है। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में क्या हुआ, यानी कि भारत में क्या हुआ, गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, यानी बाबर के आने से यहाँ पर जो आर्किटेक्चर बनते थे वहाँ पर अब आर्क और डोम भी उसमें शामिल हो गए। तीसरा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमोरी डायनेस्टी इन द रीजन, यानी कि इस रीजन में तिमोरी डायनेस्टी की स्थापना हो गई। मैंने जैसे आपको बताया था, इस राजा ने क्या इंट्रोड्यूस किया, या उसकी जो मुख्य बातें हैं दोनों एक ही बात है, उसका प्रभाव या उसकी मुख्य बातें, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑन to rule his new kingdom as a deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong। अब देखिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि किसने एक नई सिटी की स्थापना की, कहाँ पर स्थापना की, रिवर कृष्णा के साउथ में। रिवर कृष्णा मान लिया यहाँ पर बह रही है ऐसे, ये इंडिया है, ठीक है। तो अगर रिवर कृष्णा यहाँ पर बह रही है तो इसके साउथ वाला जो एरिया है वहां पर इसने अपनी राजवंश की स्थापना की, और इसमें ये जो नई सिटी है यहाँ पर इसकी स्थापना की, और ये बोला कि यहाँ पर जो डीटी है उससे ये पूरा एरिया जो है बिलोंग करता है, तो इसलिए इसने ये जो सिटी है उसकी स्थापना की है। पहला जो ऑप्शन है अमोघवर्ष प्रथम, दूसरा है बलाल द्वितीय, तीसरा है हरिहर प्रथम, और चौथा है प्रतापरुद्र द्वितीय। यहाँ पर 4 राजाओं के नाम है, तो मैंने जैसे आपको बाबर वाले केस में अभी भी बताया था, ये देखिए ऊपर में, इस राजवंश ने क्या इंट्रोड्यूस किया, उसकी प्रभाव, उसकी मुख्य बातें, तो उसी चीज को यहाँ भी आप रिलेट कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर पेयर में आपको सवाल है, ये देखिए तरफ से, एक तरफ है मिडिवल इंडियन के स्टेट और दूसरा है प्रेजेंट रीजन। जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि आपको उसका एरिया जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा, जैसे काकतीय बताया था कि काकतीय का राजा है वो क्या यहाँ पर रहता था, या यहाँ पर रहता था, यहाँ पर रहता था, आपको एरिया पता होना चाहिए, तो उसी के ऊपर सवाल है।
एक मिडिवल इंडियन स्टेट है ये, यानी कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें ये इंडियन स्टेट रह चुके हैं, चंपक, तुरगर और कलुट। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये अभी कहाँ पर मौजूद है, क्या वो सेंट्रल इंडिया का हिस्सा है या फिर जम्मू का बात हो रहा है वहाँ पर, या फिर मलाबार का ये एरिया है, ये पूछा गया है। यानी जो चंपक है क्या वो आज का सेंट्रल इंडिया है, दुर्गर जो है क्या वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, या फिर कलुटा है जो वो क्या मालवा पड़ता है, ये पूछा गया है। तो आपको लोकेशन जरूर देख लेना चाहिए। 2014 के क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, इन मिडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महारत्ता, महातारा एंड पट्टाकिला वेर यूजफुल। देखिए दो डेजिग्नेशन का नाम हो रहा है यहाँ पर, महातारा और पट्टाकिला, ये भी टर्म है। फिर से आपको याद दिला दूं, ये भी टर्म है दोनों। पूछा है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था। पहला है मिलिट्री ऑफिसर्स, दूसरा है विलेज हेडमैन, तीसरा है स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल, चौथा है टिप्स ऑफ क्राफ्ट गाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, पूछा है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बीजक इज ए कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। यहाँ पर बोला है कि जो दादू दयाल है संत, उनके शिक्षाओं का जो ये कंपोजिशन है वो उसको बीजक बोलते हैं। दूसरा है कि द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। यहाँ पर बोला जा रहा है जो पुष्टि मार्ग का जो फिलोसफी है वो किसने प्रचारित किया था, माधवाचार्य ने किया था। तो मैंने जैसे आपको बताया कौन से जो संत हैं वो किसके गुरु थे, उसके गुरु कौन थे, गुरु कौन थे, उनके शिष्य कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, उनकी शिक्षाएं क्या थी। उनकी शिक्षाओं में वो किस चीज़ को फॉलो करते थे, यानी कि वो किस फिलॉसफी को फॉलो करते थे, वो भक्ति मार्ग की थी या फिर आप बोल सकते हैं कि ईश्वरवाद की थी, या फिर बिना किसी ईश्वर को मानने वाले थे बुद्ध की तरह। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और किसने किस चीज़ को लागू किया, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग को किसने प्रोपाउंड किया, माधवाचार्य ने। तो किस संत ने किस चीज़ को लागू किया या फिर नया इंट्रोड्यूस किया, या फिर उसकी मुख्य बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। 2014 का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वास। देखिए पूछा है इबादत खाना जो फतेहपुर सीकरी के पास था वो क्या था। ये भी एक टर्म है, आपको कहने को ये एक बिल्डिंग है लेकिन हमारे लिए तो टर्म ही है, हम क्या जाने इबादत खाना क्या है। बस नाम सुना है तो हमें उसके बारे में लिखना चाहिए कि इबादत खाना क्या है। क्या ये द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली है, अकबर का प्राइवेट प्रेयर चैम्बर है, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन, या फिर चौथा द रूम इन विच द नोबल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स। तो मैंने जैसे आपको बताया था उसी अप्रोच को फॉलो करके इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। और 13 में चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स। तीन भक्ति सेंट के नाम है, दादू दयाल, गुरु नानक और त्यागराज। पूछा है कि हुए मतलब एवं वाजपेयी प्रीचिंग when the लोधी डायनेस्टी फेल एंड बाबर टुक ओवर। तो आप जानते हैं कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को हरा के इस देश पर उसने शासन करना शुरू किया था। उसने हराया था इब्राहिम लोधी को। ठीक है, बाबर ने ये बोला है कि इनमें से किसने, इन तीनों संतों में से कौन जो था वो उस समय अपनी शिक्षाएं दे रहा था जब ये काम हुआ, यानी कि बाबर ने इसको हराया और उसमें शासन करना शुरू किया। तो उसमें कौन से जो थे वो संत यहाँ पर अपनी शिक्षाएं दे रहे थे, यानी कि पीरियड के ऊपर ये सवाल है। इनके अगर पीरियड पता हो, जन्म मृत्यु पता हो, इनके जन्म मृत्यु पता हो, इनका जन्म मृत्यु पता हो, तो ये पता हो कि ये घटना कब हुई, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। 2012 का क्वेश्चन जो लास्ट है, 2011 में शायद इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2012 का है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो पीडीएफ है वो एकम आईएएस की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। एकम आईएएस एक बहुत ही अच्छी संस्था है जो कि साउथ में यानी केरल वगैरह रीजन में इसकी तैयारी कराती है। तो उसकी वेबसाइट से मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड की है, तो ये पीडीएफ का क्रेडिट जो है वो इन्हीं को जाता है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है वो ये है 2012 का, द नागर द्रविड़ एंड वेसार आर द। अब देखिए ये भी टर्म ही है, नागर द्रविड़ और वेसार, ये क्या है। पहला है स्टेटमेंट, थ्री मेन रेशियल ग्रुप्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। दूसरा है थ्री मेन लिंग्विस्टिक डिविजन्स इनटू विच द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड।
तीसरा है 3 मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, और चौथा है 3 मेन म्यूजिकल गानास प्रिवेलेंट इन इंडिया। ये तीनों टर्म है, अगर आपने ये चीज़ किया है, एक तरफ टर्म एक तरफ अपनी उसका विवरण, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। With reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which of the following practices? देखिए रिलीजियस हिस्ट्री जो है मिडिवल इंडिया में, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि सूफी मिस्टिक्स जो थे वो किस तरीके से, मतलब वो अपनी जो किस पैटर्न को फॉलो करके या कौन से काम को फॉलो करके वो अपनी जो बातें हैं वो लोगों को बताते थे, या फिर उनकी मुख्य बातें क्या थी, वो किस अप्रोच को फॉलो करते थे। जैसे कि भक्ति मार्ग में क्या है कि भक्ति संत हैं वो भक्ति पर ध्यान देते हैं, बस नाम जपो या फिर भगवान को याद करते रहो, उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से सूफी मिस्टिक्स के बारे में पूछा गया कि वो किस चीज़ को फॉलो करते थे। इन स्टेटमेंट है मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, fewer ascetic exercises in a lonely place, the recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience। ये तीन आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि संतों के आपको मुख्य बातें आपको पता होना चाहिए, उन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस किया, वो किस पैटर्न को फॉलो करते थे, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में मॉडर्न इंडिया को कवर करेंगे, और मॉडर्न इंडिया थोड़ा लंबा पड़ेगा तो इसको एक वीडियो में करना आसान नहीं होगा, तो इसको हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।